तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैसियस लॉस को खत्म किया था, आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी, कंबाइंड गैस लॉ देखा था और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, क्या है ये लॉ, इसको जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल चीज कहता है। जैसे एक कंटेनर है मेरे पास, आपके सामने वो पूरा कंटेंट लिखा हुआ लेकर आता हूं ताकि टाइम बचे। आप लोग पहले आराम से सुनते रहें, बस मैं सब बता दूंगा आपको, पहले सुने, फिर आराम से जो मैंने बोला वीडियो को पॉज कर दें, देखें, लिखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक, चलिए तो देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैं बता रहा था। मान लो एक कंटेनर है, उसमें मान लो 3 गैसेस भरी हुई है। पहले का प्रेशर है P1, दूसरी का प्रेशर है P2, तीसरी का प्रेशर है P3। मैंने आपसे पूछा बताओ कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा। आपका भाई सर कैसा क्वेश्चन था, तीनों को प्लस कर दीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3, दैट्स ऑल, बस इतना ही है डाल्टन्स लॉ। हाँ, यही कहता है क्या कि टोटल प्रेशर जो होगा किसी भी कंटेनर के अंदर, दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ठीक, ओके। अब गैसेस कैसी होनी चाहिए सर, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब ऐसा ना हो कि आपने ए और बी गैस मिलाई और वो दोनों रिएक्ट कर गई। अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फिर हो सकता है उससे कोई सी बन जाए और आपने जो प्रेशर लिए तो उससे प्रेशर चेंज हो जाए। तो जो आपने गैसेस ली हैं उनके वो जो होंगी वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर रिएक्ट कर जाए तो कभी भी वैलिड नहीं होगा, नहीं, एक कंडीशन है, नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी गैसेस केमिकली इक्विलिब्रियम पर हैं, यानी कि मान लो 4 गैसेस हैं, चारों केमिकल इक्विलिब्रियम पर आपस में प्रेजेंट है, तो बेशक वो रिएक्टिंग हो फिर भी उन पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लग जाएगा। अब जो नए बच्चे होंगे जो 11th में होंगे उनको अभी ये बात समझ नहीं आई होगी केमिकल इक्विलिब्रियम पे कैसे, कोई बात नहीं, बस लिखकर छोड़ दो, जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करेंगे तब ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। जो लोग पढ़ चुके हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, वो सुने इस बात को। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पे आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो कांस्टेंट हो गई तो बात खत्म, चेंज ही नहीं हो रही। बस हमें डर इसी बात का तो था कि रिएक्शन के दौरान कहीं प्रेशर चेंज ना हो जाए। अब इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन हो रही है वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो इसलिए डाल्टन्स लॉ वैलिड हो जाएगा। ठीक, तो डाल्टन्स लॉ नॉन रिएक्टिव गैसेस पर वैलिड नहीं होता, लेकिन इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टिंग गैसेस होती हैं उन पर वैलिड हो जाता है। अच्छा सर, कौन सी नॉन रिएक्टिंग गैसेस की बात कर रहे हो आप, कब होंगी वो नॉन रिएक्टिंग? तो मैंने कहा बेटा रूम टेम्परेचर पर या जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उन पर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती हैं, तो क्या उन पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बस रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बातें देखते हैं। CO प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, CO2, वैलिड होगा क्या? नहीं। NH3 प्लस HCl, अमोनिया और HCl मिलकर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड की डेंस व्हाइट फ्यूम्स, वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि अमोनिया और HCl भरा है आपका, कुछ भी प्रेशर हो, वो पूछे डाल्टन्स लॉ वैलिड है, कह देना नहीं है। SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस जब मिलती है तो बनाती है SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो ये भी यहां पर भी इन गैसेस पर वैलिड नहीं है। अच्छा, अब N2 और O2 रिएक्ट करें तो बनाती हैं NO, तो क्या वैलिड नहीं होगा? नहीं, वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सर रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती है, ये तो लगभग 1200-1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दोगे तब जाकर रिएक्ट करेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर डाल्टन्स लॉ वैलिड होगा। और ये नीट और जेई दोनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि क्या N2 और O2 पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड है? यस, इट इज वैलिड। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, चलो तो मान लो पहली गैस का प्रेशर P1 है, तो मैं लिख सकता हूं P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V। दूसरी गैस का है P2, तो N2 RT अपॉन V। ये V क्यों सेम कर रहे हो सबके? क्योंकि कंटेनर वॉल्यूम जो है वो सेम है, सेम ही कंटेनर में तो है सारी गैस,
तो सबका वॉल्यूम क्या होगा, सेम, क्योंकि कंटेनर सेम है, ठीक है। लेकिन मोल सबके अलग अलग हो सकते हैं और टेम्परेचर हर गैस का क्या है, सेम है, क्योंकि मैंने डब्बे का टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो पहले का P1 हो जाएगा N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V और N3 RT अपॉन V। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, PT इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस P3। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 और RT अपॉन V मैंने क्या ले लिया, कॉमन, ठीक। मान लो ये इक्वेशन है पहली, ये इक्वेशन है दूसरी। अगर मैं पहली इक्वेशन में दूसरी का डिवाइड दे दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, P1 अपॉन PT, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, N1, देखो RT अपॉन V और RT अपॉन V तो कट गए, तो बचा क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये क्या होता है, याद आया कुछ, हाँ सर, जिस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो पहली गैस का मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब P1 अपॉन PT इक्वल्स X1, इसका मतलब P1 इक्वल्स X1 इंटू PT, सही है, P1 इक्वल्स X1 इंटू PT, ठीक। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू टोटल प्रेशर, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को मान लूं थर्ड, और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा सर P2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो इसका मतलब P2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू PT। तो यहां से एक चीज समझ में आई, आपको जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो उस गैस के मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर में, आपको गैस का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, सही है ना, ठीक। तो इसलिए आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखिएगा। चलो, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो जेट एरोप्लेन्स हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं उनमें प्रेशराइजेशन किया जाता है कैबिन्स में। ये क्या होता है, कैबिन में आर्टिफिशियली प्रेशर जनरेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि जब हाई प्रेशर पे आप जाते हो तो हाई प्रेशर पे जाने पे आपका जो मतलब डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो सेम एयर में जो ऑक्सीजन की गैस की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब आप सांस लोगे तो कम ऑक्सीजन आपके अंदर पहुंचेगी, तो उसकी वजह से आपके हेडेक हो सकता है, नौसिया हो सकता है ना, या फिर कानों या नाक से खून आ सकता है ना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, या तो ऑक्सीजन मास्क लगाओ, नहीं तो आप कैबिन के अंदर या जेट एरोप्लेन के अंदर जहां भी आप हो उस जगह पर प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे, तो जब आप सांस लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। चलिए, अब अगला टॉपिक कैलकुलेशन, अभी क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, टेंशन ना लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लो आपके पास एक डब्बा है, सर हम खुद भी तो डब्बा है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास एक डब्बा है, उसमें एक गैस भरी है, ड्राई गैस। ड्राई गैस का मतलब क्या होता है सर, सूखी गैस। सूखी गैस मतलब सर इसमें कोई भी वाटर वेपर नहीं है, जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, बिल्कुल एकदम ड्राई होती है, सेम वैसे, है ना। आपने क्या किया, ऊपर से थोड़े से वाटर वेपर इसमें पास कर दिए। अब वाटर वेपर क्या है, स्टीम, इसका कुछ प्रेशर होगा, ठीक। वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसको एक नया नाम देते हैं हम लोग, वाटर मतलब एक्वस, इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। वाटर वेपर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, ठीक है। और ड्राई गैस का भी कुछ प्रेशर होगा, तो जब आपने ड्राई गैस में वाटर वेपर मिलाए तो जो नया प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा ना, ठीक। तो जैसे आपसे किसी ने कहा एक कंटेनर में गैस थी और वाटर वेपर था, वाटर वेपर का प्रेशर था मान लो 5, ठीक है, और जो कंटेनर का टोटल प्रेशर था वो था 10। तो बताओ सूखी गैस का प्रेशर कितना होगा, आपको अरे सर कैसी बात कर रहे हो, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, सूखी गैस प्लस वाटर वेपर। तो सूखी गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। अब एक्वस टेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जितनी ज्यादा एक्वस टेंशन होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, या ऐसे बोलो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एक्वस टेंशन होगा या वाटर वेपर का प्रेशर होगा। ठीक, चलिए ये दो कंसेप्ट हो गए। अब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन के पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना हो तो आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 400 ml ऑफ CO2 गैस है। आपने उसको कितने प्रेशर पे लिया है? 0.892 बार प्रेशर पे लिया है। ठीक है, तो एक गैस थी 400 ml CO2, उसको आपने इतने प्रेशर पे लिया। एक गैस थी 800 ml CH4, उसको आपने इतने प्रेशर पे लिया, और दोनों को उठा के आपने 2 लीटर के फ्लास्क में डाल दिया, और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा था। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो आपने पहली गैस उठा लो, CO2 गैस, इसका वॉल्यूम शुरुआत में कितना था? 400 ml। प्रेशर कितना था? इतना। अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि आपने जिस कंटेनर में डाला होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा था, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे पहले P1V1 इक्वल्स P2V2। P1 कितना है? 0.892। P1 कितना है? 400। P2 कितना है? पता नहीं। P2 कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब 2000 ml। सही है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो P2 आएगा। आपको खुद सॉल्व करना है, कैलकुलेशन हाथों से करनी है, मैं जो लिख रहा हूं उस पर विश्वास नहीं करना है। 0.178 बार। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी गैस भी तो थी, हाँ कितनी थी? 800 ml। कितना प्रेशर था? 0.921। इसको भी आपने उठा के पटक दिया 2000 ml के वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसका भी प्रेशर कुछ कम हो गया होगा क्योंकि वॉल्यूम आपने बढ़ाया था। यहां से जो P2 आएगा वो आएगा 0.368। दोनों के प्रेशर आ गए। आपसे पूछा टोटल प्रेशर कितना हो गया? अरे सर टोटल प्रेशर जोड़ दो, 0.178 प्लस 0.368, ये हो गया 0.546 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दें। नीट 2021 का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, फिर उसके बाद आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर of 4 gram O2, 2 gram H2 confined in a total volume of 1 liter at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दिया होगा। ठीक, तो PV इज इक्वल टू NRT लगा देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। P पूछा है ATM में, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मास दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो। तो 4/32 प्लस 2/2, ये हो गया टोटल मोल्स, इंटू आर। आर क्या लगाएंगे? लीटर ATM में 0.0821। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 273 केल्विन। सॉल्व कर लो, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर कितना आ जाएगा देखते हैं जरा। 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, एलसीएम आया 8, ये हो गया 9। 9/8 इंटू 0.0821। 0.0821 को क्या लिख सकते हैं? 1/12 इंटू 273। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 273/4 8 जा 32, 4 8 जा 32। ठीक है, तो बेटा यहां से तो मुझे कोई भी आंसर आते हुए नहीं दिख रहा है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी है? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इंटू 3 खा गया ना मैं, इंटू 3 भी तो है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 और 3 2 जा 6 7 8/32। तो ये कटेगा 25 या 26 टाइम कुछ कटेगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ए या डी में से आएगा। अब आप डिवाइड दे लेना और आंसर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो गाइस क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें CO2 और O2 दोनों भरे हैं, किस रेशियो में? 1:2 में। तो आपको बताना है पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है, यानी कि P1/P2 निकालना है। P1 किसके बराबर होगा? x1 इंटू PT। P2 किसके बराबर होगा? x2 इंटू PT। PT से PT कैंसिल, x1/x2 के बराबर आ गई गाड़ी। ठीक, x1 क्या होता है? मोल्स ऑफ 1 अपॉन टोटल मोल्स। x2 क्या होता है? मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल, तो इसका मतलब P1/P2 किसके बराबर आ गया? N1/N2 के। वाओ, तो इसका मतलब पहले का वेट अपॉन पहले का मोलर मास इंटू दूसरे का वेट अपॉन दूसरे का मोलर मास। W1/W2 का रेशियो दे रखा है कितना? 1:2। ठीक, M2 कितना होगा? मास ऑफ सेकंड गैस। O2 का मोलर मास 32, CO2 का मोलर मास 44। ये कैंसिल करिए, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 11, 4:11, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो नीट 2020 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR गैस ओके इन अ सिलेंडर कंटेन्स इतना मास N2 इतना मास AR। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज इतना। पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का। वीडियो को पॉज कर दें। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालने के लिए क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। N2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? N2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। N2 के मोल कितने होंगे? 7/28 मास अपॉन मोलर मास। और टोटल मोल 7/28 प्लस 8 अपॉन आर्गन का मास 40। ठीक, तो ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कितना हो गया? 27। तो ये हो गया 7 चौक 28, 1/4 1/4 1/5। तो देखते हैं जरा, 1/4 प्लस 1/5 अलग से कैलकुलेट करते हैं। 25 प्लस 4 कितना आ गया? 9/20। ठीक है, तो ये हो गया 1/4/9/20। ये 20 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो गया 20 इंटू 4/9 इंटू 27। 9 3 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 15 बार। वाओ, आंसर आ गया। नेक्स्ट, नीट 2019। अरे सर इतने क्वेश्चन आए डाल्टन्स लॉ से, हमने तो सोचा ही नहीं था इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो को पॉज करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जेई का रिपीटेड क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन कह रहा है ना वाटर सैचुरेटेड एयर ओके द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज कितना है? 0.02। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर दे रखा है 0.02। ठीक, टोटल प्रेशर दे रखा है, ठीक है, कितना है? 1.2 ATM। सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है कि एयर में आपने पानी मिला दिया तो वो सैचुरेटेड एयर बन गई। तो आपसे ड्राई गैस का प्रेशर पूछ रहा है ओके, तो ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो पी ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए मुझे गीली गैस में से यानी कि टोटल प्रेशर में से सूखा प्रेशर नहीं, सूखा प्रेशर तो निकालना है, एक्वस टेंशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर तो मुझे दे रखा है 1.2, एक्वस टेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं? तो प्रेशर एक्वस टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्वस टेंशन क्या था? पानी का प्रेशर। पानी का प्रेशर निकालने के लिए पानी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पानी का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.02। टोटल प्रेशर कितना है? 1.2, तो कितना आ गया? 0.024। ठीक, तो 1.2 में से 0.024 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1.176 ATM। डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दें और शुरू हो जाएं। क्वेश्चन कह रहा है 0.24 ग्राम वॉलेटाइल सब्सटेंस है आपके पास। अच्छा, आपने उसको वेपराइज किया, ठीक, उसने 45 ml वेपर दिया आपको एनटीपी पर, बहुत बढ़िया। तो व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस? अरे वेपर डेंसिटी कुछ याद आया? मोल कंसेप्ट की कहानी। वेपर डेंसिटी होती थी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, जो मैंने सुनाई थी आपको अपनी जुबानी। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बस, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें? मॉलिक्यूलर वेट होता था जो एक मोल का वेट हो, और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता था एनटीपी पे? 22.4, यानी कि जो 22.4 ml में प्रेजेंट होगा मास, वही मोलर मास होगा। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है 45 ml में प्रेजेंट है 0.24 ग्राम,
तो 1 ml में प्रेजेंट होगा 0.24 अपॉन 45। तो 22400 ml में प्रेजेंट होगा 0.24 अपॉन 45 इंटू 22400। इसको सॉल्व करें, यहां से मास आ जाएगा और जो भी मास आए उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन जो भी होगा। तो ये 24 में से पॉइंट हटा दो, यहाँ से तो 0 हटा दो, ठीक है। ये हो गया 112, है ना। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अरे वाह, ये हो गया 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, 8 1 जा 8 अपॉन 15। ठीक, इसको भी सॉल्व करें। चलो करते हैं। 15 5 जा 75, तो कितने बचे? 14 बच गए। अरे वाह, 146, तो 9 टाइम्स कट जाएगा। अरे वाह, बी ऑप्शन आ तो गया, बी ऑप्शन। चलें, एक नोट करके एक फॉर्मूला लिख लें, बहुत ही कीमती फॉर्मूला है। क्या? मान लो एक कंटेनर में 2 गैस भरी है, ए और बी, ठीक है, और आपको उन दोनों का परसेंटेज बाई वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है। जैसे आपसे कह दिया कि ए गैस है, उसकी डेंसिटी है लेट सपोज एक्स, और 27% बाई वॉल्यूम वो भरी हुई है ना। यानी कि टोटल वॉल्यूम का 27% किसने गिर रखा है? ए गैस। और बी गैस है, उसका मास है, उसकी डेंसिटी है वाई, और वो गिरती है आपकी 100 माइनस 27 ही गिरेगी, तो कितनी हो गई? 73, बिल्कुल 73%। तो आपसे पूछा डेंसिटी बताओ मिक्सचर की, तो आप क्या करोगे? x इंटू 27, वाई इंटू 73 अपॉन 100। सिंपल फॉर्मूला, बहुत कीमती फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लगा देना, नहीं आया तो मतलब है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, तो क्या आपको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है ना। और वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन के ऐसे कह लो कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन का मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 100। बोलो भाई, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, बाई वेट दे रखा है, बाई वॉल्यूम थोड़ी, बाई वॉल्यूम तो पूछा है। ओके, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। तो बाई वेट दे रखा है तो ठीक है, जब वेट दे रखा होता तो हमें पता है कैसे शुरुआत करते हैं। लेट टोटल वेट इज 100 ग्राम, तो 23 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 77 ग्राम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ O2 बाई वॉल्यूम पूछा है। याद रखना हमेशा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब होता है परसेंटेज बाई मोल। हमेशा इसको रट लीजिए बिल्कुल, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में तो बहुत काम आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब होता है परसेंटेज बाई मोल। ठीक, तो ठीक है, तो मास दोनों का पता है तो मोल निकाल लो। तो ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? परसेंटेज बाई मोल कितने होंगे? परसेंटेज बाई मोल का मतलब ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। तो 23 अपॉन 32 अपॉन 23 अपॉन 32 प्लस 77 अपॉन 28 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर शायद 20.70 आएगा। इसका सॉल्व करके देखिएगा, वो आपका काम है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। हाँ, एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन के बाद, एक केमिकल इक्विलिब्रियम से वैसे रिलेटेड पॉइंट है वो, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बस आपके काम आएगा कि एट इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम, नोट करके लिख लो, इक्विलिब्रियम में समझ में आएगा आपको। एट इक्विलिब्रियम all the gases are homogeneously present. At equilibrium all the gases are homogeneously present irrespective of molecular weight of gases. Irrespective of molecular weight of gases, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पर सभी गैस होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है, बिना इस बात की परवाह करे कि अरे मेरा वेट तो ज्यादा है, मैं क्यों मिक्स हूँ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन तो छोटे वेट वाली है। ना 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 ना, ऐसा नहीं सोचती गैस।
गैस दिल की बड़ी होती है, चाहे बड़े वेट की हो चाहे छोटे वेट की हो, इक्विलिब्रियम पर होमोजीनियसली मिक्स हो जाती हैं। आप नहीं पता लगा सकते कौन सी गैस बड़े वेट की है, कौन सी गैस छोटे वेट की। बस ऐसी थोड़ी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत कंसेप्ट इसमें प्यारा लगेगा। वीडियो को पॉज करें, सोचें, नहीं आता है तो मैं तो कराऊंगा ही, पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपको स्फेरिकल बलून दे रखा है जिसकी डायामीटर है 21 सेंटीमीटर, आपको उसको हाइड्रोजन गैस से भरना है एनटीपी पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? कह रहा है वो एक सिलेंडर में भरी हुई है, जिस सिलेंडर में प्रेशर है 20 एटीएम और उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और सिलेंडर का वॉल्यूम भी दे रखा है 2.82। ठीक है, तो आप बताओ उस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है जिससे आप कितने वॉल्यूम बलून भर सकते हो। मैंने कहा ओके, तो सबसे पहले तो हम ये दिखा लेते हैं कि एक बलून में कितनी गैस भरती है, तो यानी कि बलून का वॉल्यूम। ठीक, बलून स्फेरिकल है तो बलून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 और रेडियस डायमीटर का आधा तो 21/2 का होल क्यूब, राइट। और देखो ये सेंटीमीटर में था, ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4851 से। करना है ये मल्टीप्लाई, खुद से करिए बैठकर। 4851 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज करना, 4.851 लीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml और 1 ml मतलब 10⁻³ लीटर। ठीक, तो मैंने 1000 से डिवाइड दे दिया। ठीक, तो यानी कि एक बलून में इतने लीटर गैस भर जाती है। तो अब मैं टोटल गैस निकाल लेता हूं कितनी है, तो इस बलून के वॉल्यूम का डिवाइड दे दूंगा मैं टोटल गैस के वॉल्यूम में, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने बलून में भर पाऊंगा। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से देखना, आपकी जो गैस भरी है सिलेंडर में वो भरी है 20 एटीएम प्रेशर पे, और बलून है आपका बाहर, गैस सिलेंडर के अंदर है, बलून है बाहर, और बाहर प्रेशर कितना है जो नॉर्मल प्रेशर होता है, यानी कि बाहर आपकी जब गैस निकलेगी तो वो क्या करेगी, वो अंदर जो हाई प्रेशर पे है जब वो बाहर आएगी तो लो प्रेशर पे आएगी, और लो प्रेशर पे आएगी तो प्रेशर कम हुआ, है ना। तो क्या होगा, जब प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो अंदर गैस भरी है जब वो बाहर आएगी तो वो बड़ी होकर आएगी, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़कर आएगा। तो मुझे सबसे पहले नया वॉल्यूम निकालना होगा गैस का। तो नए गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, P1 V1/T1 इक्वल्स P2 P1 क्या है, सिलेंडर वाला लगाते हैं 20 एटीएम, V1 क्या है सिलेंडर का 2.82, T1 क्या है सिलेंडर का 27 यानी कि 300। बाहर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम है सर, वॉल्यूम निकालना है, अपॉन बाहर का टेम्परेचर एनटीपी पर कितना होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। 273 केल्विन, ओके फाइन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जब इससे वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम आएगा लगभग 51.324 लीटर, 51.324 लीटर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे केस आता है, यानी कि अगर सिलेंडर की पूरी गैस बाहर निकले तो वो जो गैस अंदर 2.82 लीटर में समेट के रखी हुई है जब वो बाहर आएगी तो वो 51 लीटर में फैल जाएगी। ठीक है, पर क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या पूरी गैस बाहर आएगी, क्या पूरी गैस बाहर आएगी? अब आपको ये सोचना है, तो पूरी गैस बाहर आएगी या नहीं ये पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा, पहले अपने आप से पूछना होगा कि सर गैस बाहर आ क्यों रही, गैस बाहर आ क्यों रही थी? तो मैंने कहा बेटा गैस बाहर इसलिए आ रही थी क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का प्रेशर कम था। दुनिया में हर चीज चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम पर आए, और इक्विलिब्रियम पे आने के लिए गैस बाहर आना चाह रही थी। कौन सा इक्विलिब्रियम था सर ये? मैंने कहा बेटा प्रेशर का इक्विलिब्रियम,
तो सर कब तक गैस बाहर आएगी? बेटा जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। फिर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर अंदर का प्रेशर कब बराबर होगा? मैंने कहा बेटा जब अंदर उतनी ही गैस हो जितने सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो उस समय सिलेंडर का प्रेशर 1 atm हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि इस चीज का वॉल्यूम ये है, तो हम मानकर चलते हैं कि अगर आप प्रेशर नहीं बोल रहे तो नॉर्मल प्रेशर पे इतना है। जैसे आपने बोला सिलेंडर में इतना पानी आ सकता है 2.82, इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम इतना ही है ना? ठीक, तो इसका मतलब सिलेंडर में गैस भी इतनी ही आ पाएगी जितना उसका वॉल्यूम है 1 एटीएम पर। मतलब सर मतलब ये है कि बेटा जब तुम सिलेंडर का नोजल ओपन करोगे तो सिलेंडर से गैस बाहर निकलना शुरू होगी और तब तक निकलती रहेगी जब तक अंदर 2.82 लीटर ना बच जाए। इसका मतलब सर जो आपने ये वॉल्यूम निकाला है 51.324, ये पूरा वॉल्यूम गैस का नहीं है। आपको इसमें से 2.82 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2.82 तो बाहर ही नहीं निकली सिलेंडर से, गुब्बारे में कैसे भरोगे सर? मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 48.504 लीटर। और एक बलून में कितनी भरते हो? 4.851 लीटर। तो इसका डिवाइड दे दो, आगे 10 बलून आप भर सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत लोगों का डाउट होता है, किसी को समझ नहीं आता। नेट पे देखोगे बस लोग देख लेते हैं कि माइनस करते हैं और कोई उनके पास रीजन नहीं होता कि माइनस क्यों किया। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया कि ये माइनस क्यों किया। ठीक, आपको परखना है कि इसके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को दीजिए, सब पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फिर से वीडियो को पॉज करें और सोचिए। देखें, जब भी आपको ऐसे 2 फ्लास्क वाले क्वेश्चन दे रखे हो, बड़े ध्यान से समझिएगा पहले इनको कंसेप्ट, कि सर एक फ्लास्क है और इससे एक दूसरा फ्लास्क जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसमें कुछ मोल्स होंगे गैस के, इसमें कुछ मोल्स होंगे, और यहाँ पे एक बीच में स्टॉपर लगा हुआ, यानी कि इधर के इधर नहीं जा सकते, इधर के इधर नहीं जा सकते। अब मैंने इसका स्टॉपर खोल दिया, तो यानी कि गैस इधर जाएगी, इधर जाएगी, सब आपस में मिक्स हो जाएंगी, सारी कंडीशन चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो N1 प्लस N2 शुरुआत में था, वही N1 प्लस N2 बाद में रहेगा। क्यों? अरे सर गैस आपस में मिक्स हो रही है, कंटेनर से बाहर थोड़ी चली गई। हाँ, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको हमेशा यही लगाना है, N1 प्लस N2 इनिशियल इक्वल्स टू N1 प्लस N2 फाइनल। ठीक, अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो फ्लास्क हैं इक्वल वॉल्यूम के, ठीक है? तो इसका मतलब N1 प्लस N2 इनिशियल विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 फाइनल। ठीक, अच्छा N1 क्या है इनिशियल? N1 इनिशियल हो जाएगा सर P1 V अपॉन R T1। दूसरे मोल क्या हो जाएगा सर? P2 V अपॉन R T2। ये सर V क्यों सेम रख दिया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है? तो पहले शुरुआत में पहले फ्लास्क में जो मोल होंगे और दूसरे फ्लास्क में जो मोल होंगे, तो पहले फ्लास्क का भी वॉल्यूम V है, दूसरे फ्लास्क का भी वॉल्यूम V है ना? और शुरुआत में दोनों का टेम्परेचर भी क्या है? 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर भी सेम ही है, तो इसको TT लिख लो, ठीक है? R तो सेम होता ही है। अच्छा, प्रेशर की क्या बात कर रहा है? अच्छा, प्रेशर भी सेम बोल रहा है, 0.5 atm प्रेशर है। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर इन सबको काट दो, नया लिखते हैं। तो शुरुआत में प्रेशर है 0.5, वॉल्यूम है V पता नहीं है कितना है, और R इंटू टेम्परेचर है 300, और दूसरे फ्लास्क में भी प्रेशर है 0.5, वॉल्यूम है V, R इंटू 300। ये तो हो गई शुरुआत की कंडीशन। अब देखो बाद में वो क्या बोल रहा है। बाद में बोल रहा है वो कि मैंने एक फ्लास्क को उठाकर किसी थर्मोस्टेट में रख दिया, कुछ होता होगा थर्मोस्टेट, जिसका टेम्परेचर है 600 केल्विन, ठीक है?
तो जब ये जो दो फ्लास्क थे इसमें से एक का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, 600 केल्विन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है गैस इधर से उधर भागेगी। ठीक, तो आपको बताना है फाइनल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन ईच फ्लास्क, कि भैया बताओ कि दोनों फ्लास्क में प्रेशर कितना हो जाएगा नया वाला, और O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे नए वाले। ठीक है जी, तो देखते हैं। हमें नहीं पता प्रेशर कितना हो जाएगा, भाड़ में जाए प्रेशर। ठीक, लेकिन हमें ये पता है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम जब गर्म करोगे कंटेनर को तो कंटेनर थोड़ी बड़ा छोटा होगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। आर तो सेम होता ही है। टेम्परेचर पहले फ्लास्क का 300 ही है, लेकिन दूसरे का प्रेशर कुछ पी हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा। और गैस इधर से उधर कब तक जाएगी, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने दोनों फ्लास्क का नया प्रेशर क्या रख दिया, सेम। वॉल्यूम तो वही रहेगा और आर तो वही रहेगा, और टेम्परेचर 600 कर दिया आपने। तो बेटा वी 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 कट गया, आर 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 कट गया, तो यह आ गया आपका 2 इंटू 0.5/300 प्लस कर दिया दोनों को, इक्वल P/300 प्लस P/600। सही है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.51, तो 1/300 इक्वल्स 3P/600 एलसीएम लेने के बाद, ये 2 आ गया, P आ गया आपका 2/3। चलो भाई प्रेशर आ गया आपका नया वाला 2/3। अच्छा, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर आ गया 2/3। अब नंबर ऑफ मोल्स भी तो पूछे हैं O2 के दोनों फ्लास्क में, अब वो कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा PV = nRT। ठीक है, पर मुझे VV तो नहीं पता, क्योंकि उसने तो ये कह दिया था शुरुआत में VV था, बाद में भी V था, तो मैंने तो V और V से काट दिया था। तो PV = nRT में मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो पहले मैं शुरुआत के वॉल्यूम से, शुरुआत की जो कंडीशन थी उनसे पहले वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, शुरुआत में प्रेशर जो था वो 0.5 था, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है। ठीक है, पर ये पता है वॉल्यूम था कितना, टोटल टोटल वॉल्यूम था मेरे पास, देखो 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो अगर एक का V है तो टोटल कितना हो गया 2V। ठीक है, टोटल मोल्स कितने थे, टोटल मोल्स वही बताओ, टोटल मोल्स ये रहा 0.6 मोल्स ऑफ O2, साफ साफ दिया था, दोनों कंटेनर का मिला के 0.6 मोल है भाई आपके पास। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है, हाँ आर निकाल लो 0.0821, और टेम्परेचर कितना था पहले फ्लास्क का 300, पहले का नहीं दोनों का ही 300। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके पहले वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम आएगा 14.778 लीटर। वॉल्यूम आ गया बस, और वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा। अब दोबारा से लगा दो, तो दोबारा से लगाते हैं। क्वेश्चन टफ है आई नो, बट मैं आपको दिमाग खोलना सिखा रहा हूँ। 2/3, अब नया क्योंकि प्रेशर 2/3 है, इंटू वॉल्यूम तो सेम ही रहा 14.778 इक्वल्स N1 इंटू 0.0821 इंटू 300। ये पहले फ्लास्क में निकालना हूँ इसलिए 300 टेम्परेचर रख रहा हूँ, यहाँ से आएगा 0.4। अब दूसरे फ्लास्क में निकालो, तो 2/3 इंटू 14.778 इक्वल्स N2 इंटू 0.0821 इंटू 600, क्योंकि दूसरे का कितना है 600, तो N2 कितना हो जाएगा 0.2। अरे सर आपने इतना बड़ा काम किया, आपने पहला निकाल लिया था, दूसरा निकालने की जरूरत थी क्यों, मैंने कहा बेटा मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि PV = nRT, अगर प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर दुगना हुआ है तो मोल्स आधे हुए होंगे, देखो टेम्परेचर दुगना हुआ मोल्स आधे हो गए, खत्म था क्वेश्चन। पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया और ये भी बता दिया कि आप कैसे भी निकालें आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगला क्वेश्चन 2016 में आया था, अब आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया था, बस इसमें T2 PI PF इनके टर्म में, वहां पे बोल दिया था कि भैया आपका पहला टेम्परेचर था T1, दूसरा आपने बढ़ा के कर दिया था 600, 300 से 600, यहाँ कह रहा है T1 से T2 कर दिया।
आंसर बता देता हूँ, सी आएगा। क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन। वही वैसे ही करना है, n1 प्लस n2 इनिशियल इक्वल्स n1 प्लस n2 फाइनल। हेडिंग लगाएं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? टूटना। कोई चीज कितनी टूटी, तो कितनी टूटी कैसे पता लगाओगे? कितनी ली थी शुरुआत में वो अपॉन में रखो, और कितना टूट गया वो ऊपर रख दो। जैसे किसी के 10 मोल लिए थे, 60 टूट गए, मैंने पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोलोगे 7/10 यानी कि 0.7। मैंने कहा 10 लिए थे बिल्कुल नहीं टूटा तो 0, तो 0/10 यानी कि 0। मैंने कहा 10 लिए थे, 10 के 10 टूट गए, तो आप कहोगे 10/10 1। मैंने कहा 10 लिए थे 12 टूट गए, गधे हो क्या? 10 लिए थे 12 कैसे टूट गए? 10 ही तो टूटेंगे बात। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, बट लेकिन 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। ठीक। क्वेश्चन। अरे सर क्वेश्चन बहुत दे रहे हो आज आप, करते रहे। क्वेश्चन कह रहा है एक वेसल है, उसमें ओजोन है 1 atm प्रेशर पर और 300 केल्विन टेम्परेचर। कुछ समय बाद प्रेशर वॉल्यूम, मतलब जो प्रेशर था वेसल में वो कम हो गया, नहीं बढ़ गया, 1 से 1.3 हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा? पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द वेसल फाइनली। अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पर गैस तो एक ही थी सर, ओजोन। इसका मतलब कुछ और हुआ है। ओजोन जब टूटी है तो उसने कुछ बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए जब ओजोन टूटती है तो वो O2 बनाती है। रिएक्शन को बैलेंस करें, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो रिएक्शन ये है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में प्रेशर था 1 atm, कुछ समय बाद प्रेशर 1.3 atm हो गया। उसने कहीं नहीं बोला कि प्रेशर गैस, मतलब जो प्रेशर है वो प्रोडक्ट का 1.3 हो गया, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला है? प्रेशर 1.3 हो गया, ठीक है। तो पता नहीं कितना टूटा होगा, हो सकता थोड़ा थोड़ा दोनों टूट गए हो, मतलब O3 थोड़ा सा टूट गया हो, O2 थोड़ा सा बन गया हो, और टोटल प्रेशर दोनों का मिला के 1.3 आ गया हो, है ना? ऐसा पॉसिबल था ना? बिल्कुल। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें से कुछ 2x टूटा, तो इसका 3x बनेगा। क्यों? इसका 2 टूटता था तो इसका 3 बनता था, इसका 2x टूटेगा तो इसका 3x बनेगा। सिंपल लॉजिक, ठीक। तो इसके कितने बचे? 1 माइनस 2x। इसके कितने बन गए? 3x। और इन सब का प्रेशर मिला के कितना है सर? 1.3। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स इक्वल्स 1.3, तो x इक्वल्स 0.3। अरे वाह! तो इसका मतलब ये कितना होगा? 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 इंटू 0.3 तो 0.4, और ये कितना हो गया? 0.9, ठीक है। इसका मतलब O2 प्रेजेंट है 0.9 atm और O3 प्रेजेंट है 0.4 atm। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर आ गए। ये O3 का पार्शियल प्रेशर 0.4 और ये O2 का पार्शियल प्रेशर 0.9। पर मुझसे तो सर अल्फा भी तो पूछा है। मैंने कहा अल्फा क्या होता है? कितना टूटा? कितना टूटा? 2x टूटा सर। और कितना लिया था सर? 1 लिया था। x की वैल्यू क्या है? 0.3, तो 2 इंटू 0.3 अपॉन 1 कितना आ गया? 0.6। अरे वाह, आंसर आ गया। हाँ, 0.6 इतना टूटा। चलिए, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आज हमने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पूरा पढ़ा दिया, जितना था हमारे सिलेबस में भरपूर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया।